हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों ने वृद्ध तंत्र, गुणतंत्र, लोकतंत्र, संविधानवाद आदि के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम इस वीडियो में इन्हें डिटेल से कवर करेंगे और यह देखेंगे कि भारत में लोकतंत्र के साथ साथ और कौन कौन सी प्रणालियाँ विद्यमान हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ प्रमुख शासन प्रणालियों के बारे में जो विश्व में प्रसिद्ध है, जिसमें है राजतंत्र, धर्मतंत्र, कुलीन तंत्र, भीड़ तंत्र, लोकतंत्र, संविधानवाद, वृद्ध तंत्र व गुणतंत्र। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है राजतंत्र। अब राजतंत्र क्या होता है? एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राज्य का जो शासन है वो किसी राजा के द्वारा किया जाता हो या फिर राजा ही वहाँ पर सर्वोपरि होता हो। उदाहरण में है इंग्लैंड, स्वीडन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात। हमें पता है कि जो इंग्लैंड है वहाँ पर बरसों से राजा और रानी का शासन चल रहा है। एलिजाबेथ, इसके साथ बहुत सारे किंग ये वहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। तो राजतंत्र का मतलब होता है एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें किसी राजा के अधीन शासन किया जाता हो। देश का संचालन एक राजा के आदेशों के अनुसार होता है, वही होता है राजतंत्र, मोनार्की। सेकंड है धर्मतंत्र। धर्मतंत्र का मतलब क्या होता है? धर्मतंत्र होता है जहाँ पर शासन किसी धार्मिक किताब या ग्रंथ के आधार पर किया जाता हो और इसी धर्म के उपदेशों, नियमों के आधार पर देश का संचालन होता है। इसे ही हम कहते हैं धर्मतंत्र। इसका उदाहरण किस देश में हमें को देखने को मिलता है? इसका उदाहरण देखने को मिलता है हमें ईरान में और वेटिकन सिटी में। इसके बाद नेक्स्ट है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब क्या होता है? एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें किसी देश का शासन एक ही कुल के व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो जहाँ पर भी एक ही कुल का व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी शासन कर रहा होता है उसे हम कुलीन तंत्र कहते हैं। और यहाँ पर ऐसा शासन हमें इंग्लैंड में देखने को तो मिलता ही है। साथ में सबसे इसका प्राचीन उदाहरण यूनान है और भारत में भी हमें कहीं हद तक के कुछ कुछ राज्यों में ऐसा शासन देखने को मिलता है जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग सत्ता में वापस आते जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र के बारे में आप लोगों को सबको पता ही होगा, जिसे हम मॉब लिंचिंग के नाम से भी कहते हैं। यहाँ पर एक ऐसा शासन किया जाता है जहाँ पर पूरा का पूरा निर्णय भीड़ के द्वारा ही लिया जाता है। भीड़ ही निर्णय करती है कि किसे क्या सज़ा दी जाए, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाए, यह शासन किस तरह से चलाया जाए। तो यहाँ पर हमें भीड़ तंत्र भी देखने को मिलता है। एक ऐसी शासन प्रणाली भारत में भी है भीड़ तंत्र कहीं ना कहीं, और इसे हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र के भीतर राजतंत्र है। भीड़ तंत्र को ऐसा कहा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है इसमें लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जनता के हित में शासन किया जाता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी में होता है कि जो जनता होती है वो अपने कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है और सत्ता में लाती है। उसके बाद उन प्रतिनिधियों के द्वारा जनता के हित में काम किया जाता है। इसे हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। उसके उदाहरण क्या है? नॉर्वे है, स्वीडन है, न्यूजीलैंड है और भारत तो हमें पता ही है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमें देखने को मिलता है एग्जाम्पल में भारत। इसके बाद है संविधानवाद। संविधानवाद का मीनिंग होता है जहां सरकार की सत्ता संविधान से उत्पन्न होती हो तथा इसी से इनकी सीमा भी तय होती हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार है वो संविधान में रहकर, संविधान के नियमों और कानूनों में रहकर अपनी सरकार का संचालन करती है और इसकी जो सीमा है वो भी संविधान ही तय करता है। इसे हम संविधानवाद कहते हैं और संविधानवाद के जनक अरस्तु को माना जाता है। अब जो पहला संविधान है वो किस देश का था? तो इंग्लैंड का संविधान पहला संविधान है। वैसे तो वो अलिखित संविधान है लेकिन सबसे पहला संविधान इंग्लैंड का है। और अमेरिका का पहला लिखित संविधान हमें देखने को मिलता है और भारत भी इसी का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर भी संविधानवाद हमें देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है वृद्ध तंत्र। वृद्ध तंत्र का मतलब ये होता है ऐसा शासन जहाँ पूरे बुजुर्ग लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। जहाँ भी सत्ता का संचालन बुजुर्ग लोग कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम अभी एग्जांपल लें तो जापान की
50+ जो आबादी है वो पूरी की पूरी बुजुर्ग हो चुकी है। तो जापान का जो शासन है इसे हम वृद्ध तंत्र कह सकते हैं। साथ में अगर हम हमारे पंचायत के चुनाव देखें तो अधिकांश लोग हमें वहाँ बुजुर्ग देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पंचायती चुनाव है यह भी एक वृद्ध तंत्र पर आधारित है। हमारे देश के जो राजनेता है ये भी हमें वृद्ध ही देखने को मिलते हैं। तो ये सभी भी क्या है, वृद्ध तंत्र का ही एक एग्जाम्पल है। इसके बाद है गुणतंत्र। गुणतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर गुण व योग्यता को देखकर चुनाव किया जाता है। मतलब एक शिक्षित वर्ग या फिर उनमें इस टाइप की एबिलिटी है कि वो सत्ता में आ सकते हैं या फिर वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं, इन सब चीज़ों को देख के जहाँ पे शासन किया जाता है उसे हम कहते हैं गुणतंत्र। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत की शासन प्रणाली कैसी है। तो अगर हम सैद्धांतिक तौर पर देखें तो सैद्धांतिक रूप में हमें भारत एक लोकतांत्रिक देश देखने को मिलता है, जहां जनता जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। प्रत्यक्ष तौर पे कैसे, जैसे कि अगर हम प्रधानमंत्री का चुनाव करवा रहे हैं तो जनता सीधे भाग लेती है, तो यहाँ पर हमें प्रत्यक्ष शासन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये जनता के द्वारा चुने गए जो प्रत्याशित व्यक्ति होते हैं, इनके द्वारा ही चुनाव किया जाता है। किसका? राष्ट्रपति का। तो हम इसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता अप्रत्यक्ष तौर पे शामिल होती है। तो भारत की शासन प्रणाली वैसे तो लोकतांत्रिक है, परंतु यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है। लेकिन साथ में भारत में हमें कुछ और भी शासन प्रणालियाँ देखने को मिलती है, जैसे कि हम कुलीन तंत्र देख ले। तो कुलीन तंत्र में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कुलीन तंत्र का मतलब क्या होता है, एक ही कुल के द्वारा शासन किया जाना। तो भारत में भी हमें कहीं ना कहीं वंशवाद की मानसिकता तो देखने को मिलती है। जैसे कि हम अगर देखें तो केंद्र में नेहरू गांधी परिवार हमें देखने को मिलता है, साथ में कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार था, और हमें सिंधिया राजवंश देखने को मिलता है, हैदराबाद के निजाम देखने को मिलते हैं। ये सब हमें कहीं ना कहीं एक कुलीन मानसिकता के द्वारा ही हमें पता चलता है कि भारत में कहीं ना कहीं कुछ हद तक के कुलीन तंत्र भी विद्यमान है। फिर है संविधानवाद। संविधानवाद में क्या है कि जो हमारा देश का जो संविधान लागू हुआ था और संविधान का संरक्षक हमने सर्वोच्च न्यायालय को माना है। तो शासन प्रणाली जो है हमारे यहाँ की ये संविधानवाद में ही निहित है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसे धर्म तंत्र तो नहीं है। हमारा जो देश है वो एक लोकतंत्र है, यहाँ पे सभी धर्मनिरपेक्षता है, सभी को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। इसलिए यहाँ पर एक बुक अगर हम बोले तो संविधान के द्वारा ही शासन किया जाता है। इसके बाद अगर हम इसे भीड़ तंत्र बोले तो भीड़ तंत्र तो हाँ, यहाँ कुछ हद तक भीड़ तंत्र हमें देखने को मिल रहा है। अभी हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो रही है। लोग मतलब क्योंकि भीड़ का तो कोई चेहरा होता नहीं है, तो लोग ऐसे ही भीड़ के द्वारा किसी न किसी व्यक्ति को मार दे रहे हैं। तो भारत में भीड़ तंत्र भी कहीं ना कहीं विद्यमान है, जो लोकतंत्र के लिए एक बुरी वजह साबित होती है, क्योंकि लोकतंत्र में कभी भी भीड़ तंत्र नहीं होता है। इसके बाद वृद्ध तंत्र। भारत में वृद्ध तंत्र भी है, क्योंकि यहाँ के औसत से ज़्यादा नेता, जो राजनीतिक नेता है, ये सारे के सारे एक आधार पर उम्र से अधिक है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वृद्ध तंत्र भी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद है गुणतंत्र। गुणतंत्र में क्या होगा कि अगर हम आरक्षण के अलावा देखें तो व्यक्तियों को अपनी योग्यता को आगे लाने का मौका मिलता है, साथ में उन्हें पूरा अवसर मिलता है कि वो अपनी योग्यता के आधार पर कुछ अच्छा अचीव कर सके। तो हमें भारत में कहीं ना कहीं कुलीन तंत्र, भीड़ तंत्र, संविधानवाद, वृद्ध तंत्र, गुणतंत्र, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। साथ में हमें एक औसत तंत्र भी देखने को मिलता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो राजनेता है ये अपनी वैचारिक व योग्यता स्तर पर चुने जाते हैं। तो ये औसत तंत्र भी सिद्ध हो सकता है। और धन तंत्र भी है, क्योंकि हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है ये बहुत ज़्यादा महंगी है और राज्य सरकार इसे वहन नहीं कर पाती है। तो यह जो शासन प्रणाली है यह थोड़ी कह सकते हैं कि ये वृद्ध तंत्र भी है और धन तंत्र में के भी थोड़े समीप है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी, सभी के मीनिंग, और भारत की भी सारी चीज़ें समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लोकतंत्र और लोकतंत्र के प्रकार के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।